सो है एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। कल हम लोगों ने कंप्लीट नहीं किया था इसके एमसीक्यूज, किसके, एडवर्ब्स के, क्योंकि बहुत सारे ग्लिचेस थे जिसके कारण ये कंप्लीट नहीं हो पाया। लेकिन आज मैं वापस इसको कंप्लीट करूंगा। कल हम लोगों ने शायद 17-18 क्वेश्चंस करा था, उसके बाद रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस की बारी है आज। तो मान के चलो ये पार्ट 2 हो जाएगा आपका एडवर्ब्स का। तो एमसीक्यूज आप सभी को पता है उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका चैप्टर्स होता है, क्योंकि अगर चैप्टर पढ़ लिए और क्वेश्चंस आपसे ना बने तो क्या फायदा फिर, है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। 50 प्लस क्वेश्चंस होने चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से 50 क्वेश्चंस हैं। तो मैं कोशिश करूंगा अगले सीजन में जब आऊं तो उसमें और भी क्वेश्चंस ऐड करने की कोशिश करूं। जो भी पॉइंट छोटे होंगे प्रॉमिस करता हूं कि क्वेश्चन से करवा दूंगा। पूरा चैप्टर का टिप से लेकर के टू सारा खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या था तो हम लोगों ने बच्चे क्या किया था, 18 क्वेश्चंस के आसपास थे। तो 17-18 नंबर क्वेश्चन एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि कल लाइट का भी प्रॉब्लम था, ये कारण हम लोग सेशन को अच्छे से नहीं कर पाया था। चलो, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से था। आई होप कि आपने इससे पहले वाला जो 16-17 क्वेश्चन है एक बार अच्छे से देख लिया है, नहीं तो जाओ अच्छे से देख लो। चलिए, तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन समझाना। ये क्वेश्चन मैंने बताया था, फिर से मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन था सी डिनाइड दैट सी हैड नॉट डन एनीथिंग। तो मैंने क्या बोला था बच्चे, डिनाइड जो है, डिनाइड के साथ कभी भी, डिनाइड जब कभी भी दिखाई दे इसके साथ नॉट का यूज नहीं करते। डिनाइड का मतलब भी होता है इनकार करना, मना करना। तो इसके अंदर ऑलरेडी ना वाला सेंस है, और अगर किसी के अंदर ना वाला सेंस है इट मीन्स उसके साथ आप नॉट का यूज नहीं करोगे। तो यहां से क्या करना है, नॉट को रिमूव कर देना है। आई मीन सेकेंड में इसका एरर था। चलो, तो काम करते हैं, अगले क्वेश्चन को दिखाता हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। जरा बताओ इसका आंसर। शायद नहीं, ये वाला भी शायद मैंने बताया था, नहीं तो चलो मैं बताता हूँ क्या सही आंसर होगा, है कि नहीं। चलो बताओ, बॉर्डर कट नहीं ना रहा है। हाँ, इज दिस ओके, फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। या एवरीथिंग इज फाइन नाउ। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन पे आ गए हम लोग 18 पे, कि सी टुक टी एंड सेड दैट इट टेस्टेड स्वीटली। तो बच्चे मैंने रूल्स में बताया था कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसके साथ सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव ही लगेगा, आप एडवर्ब नहीं लगा सकते। अब वो कौन से वर्ब है जिनके साथ सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब्स, सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव लगेगा, एडवर्ब नहीं लगेगा। आइए उन वर्ब्स को एक बार रिपीट कर देता हूँ फिंगर टिप्स पे। तो उसमें से एक टेस्ट था, फील था, सीम था, स्मेल था, अपीयर था, और भी था क्या, कुछ एक दो वर्ड्स और थे। इन सारे शब्दों के साथ एल वाई वाला एडवर्ब्स कभी नहीं लगेगा, ये हमेशा एडजेक्टिव के साथ जाना पसंद करता है। तो यहाँ पे सर टेस्ट वही वर्ड से बना है, टेस्टेड। तो टेस्टेड के साथ एल वाई नहीं लगेगा, सही आंसर हो जाएगा टेस्टेड स्वीट। पढ़ के देखो, सी टुक टी एंड सेड दैट इट टेस्टेड स्वीट। सी टुक टी एंड सेड दैट इट टेस्टेड स्वीट, दिस इज द आंसर। ओके, सो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। टेस्टेड के साथ कभी भी एल वाई नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। क्या है देखिए, ये वाला रूल्स भी वन लाइनर में है। चल दिखाओ, देखो इसका एरर क्या था, ध्यान से सीखना। जब कभी भी एल्स दिखाई देना, एल्स, जब कभी भी आपको एल्स दिखाई दे तो एल्स के साथ कंजंक्शन के तौर पे दैन नहीं लगता, कंजंक्शन के रूप में बट लगाना चाहिए। एल्स के साथ हमेशा कंजंक्शन के तौर पे बट लगाते हैं। दैन का यूज आप अदर के साथ करना, अगर अदर यूज हो रहा है तो दैन का प्लेसमेंट हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे जो गलती था बाबू, कि nobody else but your teacher, nobody else but your teacher suggested this method। तो इसका मतलब है कि else अगर दिखा तो उसके साथ क्या होना चाहिए था, but होना चाहिए था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। जरा बताओ इसका आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है इस बार भी, जरा बताओ क्या सही आंसर होगा। दिखाऊं, अच्छा देखो बाबू क्या है, दिस हार्डली वोन लिबर्टी इज नॉट टू बी लाइटली अबैंडन। कि ये जो इतने मुश्किल से हम लोग को आज़ादी मिली है उसको लाइटली अबैंडन नहीं करना है, मतलब कैजुअली यार
आज़ाद हो गए ना, अब कभी गुलाम नहीं होंगे। ये थॉट ही आप गुलाम कर रहे हो अपने आप को, ये थॉट से ही खुद को गुलाम कर रहे हो। कभी भी ये लिबर्टी जो मिला है उसको लाइटली नहीं लेना है, सीरियसली कंसर्न पे रखो, सोचो। अरे फन तो ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन जो चीज़ें बहुत सीरियसली रही है हमेशा, उसको आप लिटरली सीरियसली मोड पे ही रखो। लिबर्टी कैसे मिली, फ्रीडम फाइटर्स कितने लोग अपने लाइफ को सेक्रीफाइस किए हैं उसके बाद हम लोग को मिली, तो इस सारी चीज़ों को लाइटली नहीं लेना है। तो यहाँ पे फिलहाल हार्डली का अर्थ क्या होता है बच्चे? हार्डली का अर्थ होता है कि ना, ज़ीरो के बराबर। तो भाई ज़ीरो के बराबर ये क्या मतलब है? बड़ा मुश्किल से जो हम लोग को आज़ादी मिला है, तो बड़ा मुश्किल का इंग्लिश होता है हार्ड, ना कि हार्डली। बहुत कठिन परिश्रम से हम लोग को क्या मिला है? लिबर्टी मिला है। दिस हार्ड वॉन लिबर्टी इज नॉट टू बी लाइटली अबैंडन। दिस इज द आंसर। ओके, दिस इज द आंसर। समझ गए? दिस हार्ड वॉन लिबर्टी इज नॉट टू बी लाइटली अबैंडन। इस चीज को ध्यान में रखना आप सब। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। बताओ इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन जैसे आएगा अब स्क्रीन को पॉज कर लेना, एक बार अटेम्प्ट करना, क्योंकि मैं आपको सिर्फ 10 से 12 सेकंड ही दे रहा हूं। चलो बच्चे, तो आंसर बताता हूँ क्या होगा। क्वेश्चन है, ही इज़ वेरी सीनियर टू मी सो आई डेयर नॉट डिसरिस्पेक्ट हिम। वह मेरे से बहुत ज़्यादा सीनियर है, इसलिए मेरे अंदर हिम्मत नहीं उनका डिसरिस्पेक्ट करने के लिए। एरर जो है बच्चे वो ये है कि आपके पास यहाँ पे सीनियर है। कैन यू टेल मी सीनियर कौन सा डिग्री है? सर सीनियर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है, और अगर सीनियर कंपैरेटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव के सेंस में वेरी नहीं लगाते, उस जगह पर क्या लगता है? मच लगता है। पढ़ के देखो, अब सही लगेगा। He is much senior to me, so I dare not disrespect him. Much senior, not very senior. Very senior जैसा शब्द होता ही नहीं है। Much senior सही आंसर। ओके, much senior सही आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये मैंने क्लास में भी बताया था आप सभी को, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? आई होप कि आपने पॉज करके इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा बाबू। देखो मैं भी दिखाता हूँ कि क्या सही आंसर हो सकता है। तो देखो यहाँ पे जो आंसर होगा बाबू, ये मैंने आपको बताया था कि देखो ये जो होता है ना, क्वाइट राइट या फिर ऑल राइट, किसी तरीके से बोल सकते हो। क्वाइट और ऑल ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता। क्वाइट और ऑल सुपर फ्लॉज कहलाते हैं। ये दोनों का यूज कभी भी एक साथ नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि सब यहाँ से जो पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है उसको रख दो, एक को डिलीट कर दो। क्या है? He said it was quite all right. He said it was all right to reject the offer. तो जो मन कर रहा है, जैसे मुझे क्वाइट पसंद नहीं आ रहा तो क्वाइट को डिलीट कर दूंगा, किसी को ऑल पसंद नहीं आएगा तो वो ऑल को डिलीट कर देगा। ठीक है, तो जो मन कर रहा है इन दोनों में से एक हटा दो। रूल ये बोलता है कि क्वाइट और ऑल राइट एक साथ यूज नहीं होते। ऑल और क्वाइट ये कभी भी एक साथ यूज नहीं होते। इनमें से कोई आइदर यूज होगा। आइदर मतलब कोई एक का यूज करेंगे, दोनों का यूज नहीं होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। एक बार पॉज करो और देखो। चलो, तो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ऑल्दो राहुल रैन वेरी फास्टली ही कुड नॉट कैच द मूविंग बस। कितनी बार मैंने बताया कि फास्टली जैसा शब्द बना ही नहीं है यार। फास्ट एडजेक्टिव भी हो सकता है, फास्ट एडवर्ब भी हो सकता है। फास्टली जैसा शब्द बना ही नहीं है आज तक। तो यहाँ पे जो आंसर होगा बच्चे वो ये होगा कि यहाँ से फास्टली को हटा दो, यहाँ से फास्टली नहीं यूज होगा। सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसके जगह पर फास्ट। पढ़ के देखो कि ऑल्दो राहुल रैन वेरी फास्ट ही कुड नॉट कैच द मूविंग बस। दिस इज द आंसर। ये रहा 24 नंबर क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर क्या होगा?
आई होप कि आपने पॉज करके लगा लिया होगा। देखो वो क्या कि वन शुड फेस द चैलेंजेस पोज्ड बाय लाइफ मैनली। तो देखो यहाँ पे आप सभी को पता है कि मैनली यहाँ पे एडजेक्टिव है। सर एल वाई लगा है तो एडजेक्टिव कैसे होगा? तो मैंने बताया था कि अगर एल वाई किसी नाउन के साथ दिखे तो वो एडजेक्टिव होता है, एल वाई किसी एडवर्ब के साथ दिखे तो वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। अब यहाँ एडजेक्टिव चाहिए कि एडवर्ब चाहिए, ये हम लोग को देखना पड़ेगा। बोल रहा है कि वन हु फेस, वन शुड फेस, फेस कर रहा है मैनली, तो फेस तो वर्ब है ना, तो वर्ब के लिए मुझे एडवर्ब चाहिए। तो मैनली तो एडजेक्टिव है, एडवर्ब वो है ही नहीं, तो एडवर्ब तो मुझे बनाना पड़ेगा ना। तो देखो एडवर्ब कैसे बनेगा, और आप सभी को पता है मैंने बता रखा था जब चैप्टर पढ़ाया था उसी वक्त मैंने बोला था कि अगर एडजेक्टिव को अब एडवर्ब बनाना चाहते हो तो सफिक्स करना पड़ेगा। क्या सफिक्स करना पड़ेगा बाबू? फुल्ली सफिक्स करना पड़ेगा। क्या सफिक्स करना पड़ेगा? फुल्ली सफिक्स करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है बच्चे कि यहाँ पर हम लोगों को गड़बड़ ये है कि मैनली यहाँ पर नहीं होगा, एलवाई डिलीट कर दो, मैन फुली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैन फुली। दिस इज द आंसर। तो क्या हो जाएगा? वन शुड फेस द चैलेंजेस पोज्ड बाय लाइफ मैनफुली। वन शुड फेस द चैलेंजेस पोज्ड बाय लाइफ मैनफुली। ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका 3 में गड़बड़ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन 25। यहाँ तक था सेट 1। आई मीन हम लोगों ने 7-8 क्वेश्चन कम करा था, तो यहाँ तक आप लोग देख लो एक बार। चलो तो आओ देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि द रिसेंटली हाइक इन द प्राइस। अच्छा रिसेंटली क्या? द प्राइस। रिसेंटली मतलब क्या बोल रहा है? रिसेंटली किसको क्वालिफाई कर रहा है? द प्राइस को क्वालिफाई कर रहा है, और द प्राइस एक नाउन है। नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है कि एडवर्ब बताता है? तो नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, ना कि एडवर्ब। तो यहाँ पे जो गड़बड़ है बाबू, वो रिसेंटली नहीं होगा, इट मस्ट बी रिसेंट। इट मस्ट बी रिसेंट। पढ़ो, द रिसेंट हाइक इन द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। द रिसेंट हाइक हो जाएगा, रिसेंटली नहीं होगा, क्योंकि द प्राइस इज अ नाउन। सो फॉर अ नाउन वी कैन यूज एडजेक्टिव्स ओनली, नॉट एडवर्ब्स। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। इसका आंसर बताइए। सोचो जरा, पॉज करो। चलो बताओ, देखो बाबू क्या है। तो आंसर जो हो जाएगा बच्चे वो ये हो जाएगा, लिखा है हर स्पीच। आप सभी को पता है हर कैसा केस है? हर एक पॉजेसिव केस है, और पॉजेसिव केस के बाद हमेशा क्या आता है? नाउन आता है। पॉजेसिव केस के बाद हमेशा क्या आता है? नाउन आता है। तभी तो बोलते हैं ना, माई पेन। माई मेरा पॉजेसिव केस है, पेन उसके बाद नाउन है। तो यहाँ पे जो स्पीच है बाबू, स्पीच क्या है? स्पीच एक नाउन है। भाषण क्या है? एक नाउन है। और नाउन की विशेषता कौन बतलाता है? एडजेक्टिव बताता है। स्पीच क्या था? क्लियर नहीं था कि क्लियरली नहीं था? तो क्लियर, क्लियर में क्लियर हो जाएगा। मेरे दिमाग में क्या चलने लगा पता है? अब ये क्लियर से तिलियल बोल, वो हम लोग सॉरी एडजेक्टिव में सॉरी एक मूवी आई थी हेरा फेरी करके, बहुत पुरानी, नॉस्टैल्जिया भाई, नॉस्टैल्जिया मूवी हमारी। उसमें होता है ना जो वो गुंडा बोलता है तिलियल बोल तिलियल, तो वो वाला मेरे दिमाग में तुरंत किक कर गया, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है, मैं बहुत देखता हूँ, रिपीट मोड पे देखता हूँ। तो ये मुझे यहाँ पे वो आंसर याद आ गया। तो यहाँ क्लियरली नहीं होगा, वो क्लियर होगा ओनली। आई होप आप लोग भी देखते होगे मूवी, है कि नहीं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हर स्पीच वॉज नॉट क्लियरली बट वी अंडरस्टूड द अंडरलाइन मीनिंग। तो आंसर हो जाएगा हर स्पीच वॉज नॉट क्लियर, नॉट क्लियर। ठीक है, ये 27 नंबर। बताओ इसका आंसर क्या होगा? सर चल देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि टीना वर्कड वेरी हार्डली। वेरी हार्डली, हार्डली तो मैंने बताया इसका मतलब होता है जीरो, ना के बराबर, नेगेटिव वर्ड है। लेकिन बोल रहा है कि बहुत मेहनत की वो सर्जन बनने के लिए। तो बहुत मेहनत के लिए हार्डली नहीं होता, ये हार्ड होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। टीना वर्कड वेरी हार्ड एज सी वांटेड टू बी सर्जन। ठीक है, एज सी वांटेड टू बी अ सर्जन। तो ये सही आंसर हो जाएगा, हार्डली नहीं होगा, हार्ड हो जाएगा। 28, ध्यान रखना बच्चे, यहां से शुरू है,
मतलब अब आपको क्या करना है, अब तो आपको आगे देखना है, पहले लेफ्ट में देखते थे, अब राइट में देखना है आपको कि एरर राइट में होगा, क्योंकि ए यहां से शुरू है, ये यहां तक ए है, ये यहां तक बी है, ये यहां तक सी है, ये यहां तक डी है, ठीक है, इस तरीके से। चलो तो बताओ किस सेक्शन में एरर है। एनी आंसर? आई होप कि ये क्वेश्चन आप सभी को मिल गया होगा इसका आंसर। चलो बस हो गया। एक्चुअली आई एम सफरिंग फ्रॉम सर्दी खांसी वाला टाइप कॉलर, ठीक है, मौसम चेंज हो रहा है तो अजीब सा लग रहा है, बट आई होप कि आप मैनेज करोगे, मेरा आवाज़ आई थिंक ऑडिएबल भी होगा। चलो बाबू आंसर बताता हूँ, देखो क्या होगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक ये है कि यू हैव एक्टेड नॉबलर दैन ऑल ऑफ अस। मुझे दिक्कत ये है कि नॉबलर तो चलो मैंने कर दिया, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री था, नॉबलर मैंने कर दिया, लेकिन दिक्कतें ये हैं कि आपने एक्टेड के साथ नॉबलर यूज किया है, ये कैसे हो सकता है? एक्टेड मेरा वर्ब है ना बच्चे, और वर्ब के लिए मुझे क्या चाहिए था? डिग्री चाहिए था कि एडवर्ब चाहिए था? डिग्री तो एडजेक्टिव होता है, मुझे एडवर्ब ना चाहिए, तो एडवर्ब बनाने के लिए मुझे अब उसमें कुछ काम करना पड़ेगा। जैसे ये तो तय है कि सर वर्ब की विशेषता एडवर्ब बतलाता है, तो नॉबलर तो होगा नहीं, इट मस्ट बी नॉबली। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मैं बोलूं यू हैव एक्टेड नोबली, तब तो फिर मामला उलझ जाएगा, क्योंकि दैन फिर अकेला रहेगा क्या? अकेले रह नहीं सकता। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यू हैव, और ये आया हुआ क्वेश्चन, इसको पी के लिख लेना, ये आया हुआ क्वेश्चन, यू हैव एक्टेड। तो यहाँ पे अब आपको, आप सभी को पता है जब कुछ काम ना चलता हो तो मोर और मोस्ट को हम लोग मांगते हैं, उससे मदद मांगते हैं। यू हैव एक्टेड मोर नोबली दैन ऑल ऑफ अस। इसका आंसर हो जाएगा, कैसे बनाया मैंने, तो देखो आप सभी को पता है एक्टेड यहाँ पे वर्ब है, तो वर्ब के लिए मुझे एडवर्ब चाहिए था। अब एडवर्ब, नॉबलर को मैंने एडवर्ब बना दिया, तो फिर ये दैन अकेले करेगा क्या? कंपैरिजन के लिए दैन अकेले नहीं, उसके साथ कंपैरेटिव डिग्री होना भी चाहिए। तो इसलिए मैंने अपने मन से इसके लिए क्या यूज कर दिया, क्योंकि नोबली का नोबलियर तो नहीं हो सकता ना, फिर इसका क्वालिटी कैसे आप इनहांस कर सकते हो? नहीं हो सकता है, फिर वो डिग्री बन जाएगा, फिर एक्टेड को सेटिस्फाई नहीं करेगा वो, इसी वास्ते मोर अपने मन से लगाना पड़ जाएगा आपको, ठीक है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, समझिए और बताइए। चलो आई होप कि ये बातें समझ में आ गई होंगी, मैंने क्लास में भी बताया था इसको। क्या है बाबू कि व्हेन सी रिसीव्ड द गुड न्यूज सी रैन स्ट्रैटली, तो यही बात है, स्ट्रैटली नहीं होता, स्ट्रेट होता है। एल वाई कभी भी स्ट्रैट के साथ मत लगाना, वो नहीं बनेगा। जिस तरीके से आपने क्या सीखा था कि फास्ट के साथ एल वाई लगा करके फास्टली नहीं बोलते, उसी तरीके से यहाँ पर आप कभी भी स्ट्रेटली नहीं बोलोगे, इट मस्ट बी स्ट्रेट ओनली, इट मस्ट बी स्ट्रेट ओनली, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा 30 नंबर, बताइए इसका आंसर क्या होगा। पॉज करके लिख लो इसको। चलो बाबू देखो, तो क्या लिखा है, राहुल कुड नॉट स्कार्सली कंसील हिज हैप्पीनेस माई रेजिग्नेशन। मतलब जो राहुल है वो मेरे रेजिग्नेशन पे अपनी खुशी छिपा नहीं पाया। होता ना, कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि मैं बेरोजगार हूँ तो मेरा दोस्त भी बेरोजगार हो जाए, तो वो वाला फीलिंग्स आता है यहाँ पे। तो सही आंसर ये हो जाएगा बाबू कि स्कार्सली के साथ नॉट का यूज नहीं करते। अब मैंने सिखाया था कि अगर स्कार्सली डू नॉट होता, डज नॉट होता, डिड नॉट होता, तो आप डू डज डिड प्लस नॉट सबको रिमूव कर देना, सिर्फ नॉट नहीं, डू डज डिड सब हटेगा। लेकिन दिक्कत ये है सर यहाँ पे कुड हटेगा क्या?
आंसर इज नो। डू, डज, डिड प्लस नॉट को हटाना स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम के साथ, लेकिन दूसरे हेल्पिंग वर्ब्स को रहने देना। राहुल कुड स्कार्सली कंसील, ये सही आंसर होगा। ठीक है, यहां सिर्फ नॉट हट जाएगा। ये सारी बातें पुराने क्वेश्चन में मैंने रिपीट किया हुआ था। देखो बता, ये आपके लिए नया है, बहुत सारे नया है, उसमें से एक ये भी नया है। ठीक है, बताइए। बताऊं? चलो देखो क्या है। We seldom or ever go out these days because it is too hot nowadays। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जो आपको याद रखना है। सेल्डम और एवर, हालांकि मैंने सोचा था इसको मैं कंजंक्शन में पढ़ाऊंगा, लेकिन इसके क्वेश्चन जब यहाँ पे आ गए तो मैं अभी इसको क्या करता हूँ आपको बता देता हूँ। देखो बाबू क्या है, तो क्वेश्चन है, लॉजिक है कि सेल्डम के साथ, सेल्डम एक एडवर्ब है और भी लगता है, और सेल्डम के साथ इफ भी लगता है। क्वेश्चन ये है कि सेल्डम के साथ अगर और लगाओगे तो आगे नेवर होना चाहिए, और सेल्डम के साथ अगर इफ लगाओगे तो एवर लगा देना। ये भी कर लेना आप लोग। सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर, ये दो सीक्वेंस होता है सेल्डम का। तो सब किसको यूज करेंगे? किसी को यूज कर लो। ये कभी एक होता है ना बंदिश में रखना कि मुझे यूज करो, नो, ये दोनों बोले किसी को यूज करो, दोनों का मतलब सेम होता है। तो अगर आपको देखिए यहाँ पे कंजंक्शन और, तो और के साथ क्या होता है? नेवर। तो आप एवर को चेंज कर दो नेवर में, लेकिन मन कर रहा नहीं सर मैं एवर रहने देना चाहता हूं, तो और को हटा के फिर यहां पे क्या यूज कर लो? इफ यूज कर लो। तो मतलब ये है कि आप दो तरीके से सुधार सकते हो, सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर। एक फ्रेज को उठाओ, कट एंड पेस्ट, एक उठाओ फिर वहां पे पेस्ट कर दो। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके पास जो है आंसर बनेगा। क्या हो जाएगा? सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर। कोई भी एक आंसर यहां से उठा लो और वहां पे जाके पेस्ट कर दो। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। चलो, आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई। चले अगले क्लास, अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। हाँ, मतलब ए में गड़बड़ था, इसका बताइए। नंबर 32। नंबर 32 बताओ। द स्टेट गवर्नर अपॉइंटेड हिम, ये तो आसान है, बताओ। चलो तो मैं बताता हूँ, देखो क्या होगा। द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटेड हिम एज ऑफिसर इन चार्ज। कभी कभी ना भूल जाता हूँ कि ये प्रीमियर होता है वीडियो, फिर मैं पूछने लग जाता हूँ क्वेश्चन बताओ यार, कैसे बताओगे? रात को लोग देखते हैं ना। तो देखो क्या हो जाएगा। द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटेड हिम, द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटेड हिम एज ऑफिसर इन चार्ज। तो बाबू आप सभी को पता है कि अपॉइंटेड के साथ कभी भी एज नहीं लगाते, अपॉइंटेड के साथ कभी भी एज नहीं लगाते। इसका मतलब ए बी, ये यहां तक बी में गड़बड़, सी मत मार देना, बी में गड़बड़ है। ठीक है, सी के बगल में इसका मतलब सी नहीं, ये बी में गड़बड़ था। ठीक है, क्योंकि मुझे लेफ्ट से राइट जाना है, राइट में एरर है इसका। चलो नंबर 33। outrightly rejection of my plea disappointed me। चलो बताता हूं, देखो क्या बाबू, यहां लिखा है outrightly rejection। तो रिजेक्शन कौन सा वर्ड है? अगर किसी शब्द के लास्ट में TION दिख जाए तो वो किस चीज का काम करता है बच्चे? वो काम करता है नाउन का। और नाउन की विशेषता कौन बतलाता है? नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है कि एडवर्ब बताता है? सर नाउन की विशेषता क्या बतलाता है? मींस एक एडजेक्टिव बताता है। तो यहाँ पे मैंने आउटराइटली यूज किया है। आउटराइटली क्या है? एक एडवर्ब है, और एडवर्ब का यूज एक नाउन के साथ, ये कैसे जोड़ी दें? ये खराब जोड़ी सर, इस जोड़ी के साथ कुछ फेरबदल करना पड़ेगा। इसका मतलब है आप LY यहां से हटा दो, सही आंसर हो जाएगा आउटराइट रिजेक्शन। LY यहां से हट जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आउटराइट रिजेक्शन। आउटराइट रिजेक्शन ऑफ माई प्ली डिसअपॉइंटेड मी। आउटराइट रिजेक्शन ऑफ माई प्ली, प्ली मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट। प्ली का मतलब होता है रिक्वेस्ट, याचना। ठीक है, ये अपना जो आप रिक्वेस्ट देते हो उसको हम लोग प्ली बोलते हैं। बट प्ली हम लोग देखो पापा के सामने रिक्वेस्ट करते हैं तो वो प्ली कहलाएगा क्या? नहीं, ये कोर्ट के सामने, को ऑफिशियल्स के सामने जब रिक्वेस्ट करते हैं उसको प्ली बोलते हैं। ठीक है, बाय रिटर्न जब देते हैं तो। 34 बताइए। फिर से वही प्रॉब्लम है, अभी इसको पहले भी डिस्कस किया हम लोगों ने।
बताओ, ओके सो है आई रिफ्यूज्ड। अच्छा ये वन क्यों है, ये आई होना चाहिए, ये वन को आई कर दो। आई रिफ्यूज टू कंसिडर हिम एज एन ऑनेस्ट बॉय। तो आगे मैं जाऊं उसको यही रीड करता हूं, कभी भी कंसिडर हिम के साथ, कंसीडर के साथ एज का यूज नहीं करोगे। मैंने जाओ पूरा लिस्ट मैंने बता दिया है, कंसिडर, मेक, इलेक्ट, सेलेक्ट, थिंक के साथ भी, कॉल, अपॉइंटेड, कंसिडर हो गया, इलेक्ट, सेलेक्ट, इन सारे शब्दों के साथ कभी भी एज का यूज नहीं करते, एज हट जाए। अच्छा सर फिर यहाँ पे भी एज है, तो ये दूसरे है, ये दूसरे जगह पे वो दूसरा क्लाउज ही है, वो कंजंक्शन का काम कर रहा है। आई रिफ्यूज टू कंसिडर हिम एन ऑनेस्ट बॉय एज ही हैड चीटेड मेनी पीपल। तो ये वाला जो पॉइंट है यहां से हटेगा, वो रहेगा, ठीक है। वो दूसरा क्लाउज का पार्ट है, उसमें को ज्यादा सोचना नहीं, इसके साथ नहीं लगेगा। जब कभी भी कंसिडर देखे उसके बाद नहीं लगेगा, वो आगे एक दूसरे क्लाउज का हिस्सा है। चल, he is enough tall to be selected as इंस्पेक्टर। फिर से वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने बताया था, तो क्यों इसमें टाइम वेस्ट करें। देखो प्यार से देखो बाबू, यहाँ सिलेक्टेड है, अभी मैंने बोला था ना सिलेक्टेड के साथ भी एज का यूज नहीं करते, सिलेक्टेड के साथ भी एज है। अगर आगे कोई दूसरा क्लाउज में होता तो छोड़ देते, लेकिन इसके बगल में अगर रहेगा एज तो वो यूज नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या नरेंद्र मोदी इज सेलेक्टेड एज द पीएम, प्राइम मिनिस्टर के जैसा नियुक्त हुआ है या प्राइम मिनिस्टर ही नियुक्त हुआ है, इसलिए एज यहां से डिलीट कर देंगे, एज यहां पे यूज नहीं होगा बाबू, ठीक है। चलो ये रहा 36 नंबर क्वेश्चन। नाउ जस्ट टेल मी द आंसर ऑफ दिस वन। चलो तो ये आपको अभी याद हो गया होगा कि मैंने क्या बोला था कि टेस्ट के साथ कभी भी एलवाई नहीं लगता, टेस्ट हमेशा एडजेक्टिव ढूंढता है, टेस्ट कभी एडवर्ब नहीं ढूंढता। तो सही आंसर होगा मैंगो टेस्ट मोर स्वीट देन अदर फ्रूट्स। भाई फल का राजा है तो राजा तो हमेशा सबसे अच्छा होता है ना, तो क्या हो जाएगा मैंगो टेस्ट मोर स्वीट देन एनी अदर फ्रूट्स, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ये रहा 37, बताइए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। हालांकि ये छूट गया था मेरे से, लेकिन मैंने क्वेश्चन दे दिया है ताकि आप इसको भी अपने फेयर में इसको क्या कर लेना, लिख लेना, अपने फेयर कॉपीज में इसको अच्छे से लिख लेना, ठीक है गाइस। देखो क्या होगा, मिस्टर सांगवान विल अराइव हियर ऑन नेक्स्ट संडे। तो बाबू लिख लो कि यहाँ पे नोट लिख देता हूँ, नोट लिख लेना, वी कांट use preposition, we can't use preposition with adverbs, मतलब preposition का यूज कभी भी एडवर्ब के साथ नहीं हो सकता। लिख लो इस पॉइंट को, preposition का यूज कभी भी एडवर्ब के साथ नहीं हो सकता, preposition का यूज कभी भी एडवर्ब के साथ नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है सर कि यहाँ पे गड़बड़ ये है कि नेक्स्ट तो मेरा प्रेपोजिशन है और ये नेक्स्ट तो जो मेरा है, नेक्स्ट जो मेरा है ये क्या है, एक तरीके का एडवर्ब है और एडवर्ब के साथ प्रेपोजिशन यूज नहीं होता। जनरली पता है कौन सा एडवर्ब यहाँ पे देगा, वो भी लिख देता हूँ, लिखो लास्ट देगा और फर्स्ट देगा, यही दो शब्द आते हैं सबसे ज्यादा, लास्ट और फर्स्ट, इनका यूज होता है। तो लास्ट और फर्स्ट जहां पर भी आपको दिखाई दे अच्छा ये तो कितना प्यारा सा आम बन गया ना मेरे हाथ से, एक छोटा सा यहाँ पे प्यार से ये हो जाता है इस तरीके से, है कि नहीं, आम बन गया ना। जनरली आई एम नॉट गुड इन पेंटिंग एंड ड्राइंग, बट समटाइम क्रिएट हो जाता है भाई अच्छे अच्छे चीज़। तो रूल बता रहा था बाबू कि आपको एडवर्ब्स में लास्ट और फर्स्ट ही देखने को मिलेगा, दूसरा एडवर्ब्स बहुत रेयर आते हैं, इन्हीं के साथ आपको लगता है वो दिखेगा। तो सर आंसर क्या होगा, आंसर ऐसे हो जाएगा मिस्टर सांगवान विल अराइव हियर ऑन नेक्स्ट संडे को हटा करके है अराइव हियर नेक्स्ट संडे, ऑन हटाना पड़ जाएगा। लेकिन सर अगर मुझे ऑन रहने देना है, कोई और तरीका हो सकता है क्या कि मैं प्रेपो रहने दूं और एडवर्ब्स भी रहे, हो सकता है, लेकिन फिर बोलने का सलीका चेंज हो जाएगा बाबू। देखो क्या हो जाएगा कि मिस्टर सांगवान विल अराइव हियर ऑन संडे, क्योंकि भाई डे के साथ तो ऑन लग सकता है, नेक्स्ट खाली आपको आगे ले जाना पड़ेगा। मतलब ये दो फॉर्मेट है यूज करने का, मतलब ये दो फॉर्मेट है। अच्छा नीचे दिख नहीं रहा है ना, मैं ऊपर यूज करता हूं। अच्छा बाकी सब तो ये आप स्क्रीनशॉट मार लो, इसको लिख लेना कि कभी भी प्रीपोजिशन का यूज एडवर्ब के साथ नहीं करते। रूल जो था वो मैंने लिख दिया, ऑन यहाँ से हटेगा भी अब तो किस तरीके से यूज हो जाएगा। एक तो पहला केस ये हो गया, दूसरा केस क्या हो जाएगा, ऑन संडे,
ऑन संडे नेक्स्ट, ये दूसरा केस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्या कर सकते हो आप, यूज कर सकते हो। तो मिस्टर सांगवान विल अराइव हियर ऑन संडे नेक्स्ट, या फिर मिस्टर सांगवान विल अराइव हियर नेक्स्ट संडे, ये दो आंसर हो सकता है, पॉसिबल आंसर। ठीक है, 38 इसका आंसर। अब तो फिलर्स है, फिलर्स है, बट हाँ एडवर्ब्स का ही फिलर है, कोई दूसरा इधर उधर वर्ड्स वाला फिलर्स नहीं, एडवर्ब का ही फिलर है। बताइए, चलो, द टूरिस्ट गॉट, अब देखो आप सभी को पता है कि यहाँ पे गॉट वर्ब है, तो आपका मन करेगा एडवर्ब लगा देता हूँ, लेकिन लॉस्टली वाला शब्द ना रिडंडेंट होता है, यूजलेस होता है। लॉस्टली, मेरे को ना एक क्वेश्चन आया था, आई स्टिल रिमेंबर, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स हैज आस्क्ड मी, सर मस्टली वर्ड हो सकता है क्या, मस्टली? तो भाई मस्टली अगर शब्द होता होगा तो लॉस्टली भी शब्द होता होगा, है कि नहीं? मस्टली अगर शब्द है तो लॉस्टली भी शब्द है, तो माय आंसर इज नो। ना ही मस्टली जैसा कोई वर्ड होता है, ना ही कोई लॉस्टली जैसा वर्ड होता है, तो रिमूव करो यहां से, आपका आंसर जो हो जाएगा बच्चे, हो जाएगा लॉस्ट। लॉस्ट एडजेक्टिव भी होता है, लॉस्ट एडवर्ब भी होता है, डिपेंड करता है कि आप किस सिनेरियो में यूज कर रहे हो। द टूरिस्ट गॉट लॉस्ट इन द सिटी एंड हैड टू आस्क फॉर द डायरेक्शंस, ये सही आंसर होगा। ठीक है, समझ आ गया पूरा बात? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा बाबू, वो हो जाएगा लॉस्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर, अरे भाई ये क्या हो गया, 39। बताइए इसका आंसर। इसमें क्या बोला है कि चूज द करेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर द इनकरेक्ट एडवर्ब्स। इनकरेक्ट एडवर्ब्स का रिप्लेसमेंट ढूंढना है, इनकरेक्ट जो वर्ड है उसका रिप्लेसमेंट ढूंढना है, इनकरेक्ट वर्ड का रिप्लेसमेंट आपको ढूंढना है। चलो तो बताओ, अभी तो इतनी देर से लेक्चर से ही बता रहा था कि फास्टली जैसा सब तो बना ही नहीं बाबू, तो फास्टली तो होगा नहीं, तो इसका मतलब है कि ये बी खत्म, सी खत्म, एक आंसर बचेगा ए, आंसर हो जाएगा टू फास्ट, आंसर हो जाएगा टू फास्ट। फास्टर तो होगा ही नहीं, तो सही आंसर हो जाएगा ही रैन टू फास्ट दैट नो वन कुड कैच हिम। फास्टर हो सकता था अगर दैन का यूज होता, अगर कंपेरेटिव में यूज होता तो। फिलहाल आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है बाबू, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 40। देखो जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेहतर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट, इनकरेक्ट पार्ट आपको ढूंढना है। ठीक है, इनकरेक्ट पार्ट। चलो समझ में आ रहा है इनकरेक्ट कहाँ पे है, क्या गलत है? स्पोक गलत है, वेरी गलत है, ब्यूटीफुल गलत है कि दैन गलत है? यही चार वर्ड्स में कोई एक गलत है, तो मैं बताता हूँ बाबू। यहाँ पे वेरी नहीं होगा, यहाँ पे मच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपैरेटिव का सेंस है, और कंपैरेटिव सेंस में मच का यूज करते हैं, और पॉजिटिव डिग्री में वेरी का यूज करते हैं, पॉजिटिव डिग्री में वेरी का यूज करते हैं। ठीक है, लिख लेना इस चीज को, हालांकि मैंने लिखा दिया है नोट्स में, आपने लिख ही लिया होगा इस बात को। चलिए चलते हैं आखिरी के 10 क्वेश्चन पे। ये रहा 41, बताइए। बताओ क्या सही आंसर होगा, पूरा क्वेश्चन पढ़ो, आंसर मिल जाएगा। चलो तो देखो, देवर हेवली फाइंड, फाइंड मेरा क्या है, फाइंड मेरा क्या है, फाइंड मेरा वर्ब है, वर्ब के लिए क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए, तो हेवली फाइंड तो हो सकता है। हेवली फाइंड लास्ट मंथ, फॉर कमिंग लेटली, फॉर कमिंग लेटली, ये कैसे हो सकता है? लेटली जैसा सब नहीं होता, फास्टली नहीं होता, लिख लीजिएगा, स्ट्रेटली नहीं होता, लेटली नहीं होता, एल वाई हटा देना, इसका सही आंसर हो जाएगा लेट, कमिंग लेट, कमिंग लेट सही आंसर हो जाएगा। कि देर वर हेवली फाइंड लास्ट मंथ फॉर कमिंग लेट, उन्होंने क्या किया था, ज्यादा चार्ज किया था, लेट आए थे इसी वास्ते। चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 42, बताइए इसका आंसर क्या होगा।
चलो चले अगले क्वेश्चंस पे। चलो चले आज देखो क्या हुआ। आई रिफ्यूज टू अकम्पनी हिम बिकॉज आई वॉज सो टायर्ड। देखो सो कभी भी ऐसे यूज नहीं होता। सो के साथ आपको ना एक सो ना एक अन मीन्स होता इनकम्प्लीट सेंस देता है। सो इज इनकम्प्लीट विदाउट दैट। मैंने बोला सी इज सो ब्यूटीफुल। अरे भाई कितना ब्यूटीफुल है बताना पड़ेगा यार। सी इज सो ब्यूटीफुल दैट सी कैन इम्प्रेस। तो इसका मतलब है आप सो के साथ एक रीजन मेंशन करो पहले। सो सिंपली नहीं आ सकता। और ऐसे भी टायर्ड यहाँ पे वर्ड है, सो टायर्ड तो गलत हो जाएगा। टायर्ड एक नेगेटिव वर्ड है तो आप वहां पे टू टायर्ड का यूज कर सकते थे, लेकिन टू टायर्ड भी थोड़ा भारी भारी लगेगा तो सो को हटा के वेरी यूज कर दो, वेरी टायर्ड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई रिफ्यूज टू अकम्पनी हिम बिकॉज आई वॉज वेरी टायर्ड। तो ये आंसर हो सकता है। लेकिन फिर हम लोग एक बात और कर सकते हैं। अच्छा टायर, टायर्ड, टायर्ड, टायरिंग, टायर्स, तो ये तो मेरे ख्याल से भी थ्री है ना। सो टायर्ड भी टू भी हो सकता है, भी थ्री भी हो सकता है। आई वॉज नहीं ये भी थ्री है भाई, ये भी थ्री और भी थ्री के साथ मच का यूज करते हैं। आई वॉज मच टायर्ड, आई वॉज मच टायर्ड। सर ये कैसे पकड़ा आपने? देखो मैं बताता हूँ। मैंने एक रूल बताया था कि जब कभी भी भी4 होगा तो वेरी का यूज करना, और अगर क्या होगा V3 आएगा तो मच का यूज करना। आई रिफ्यूज टू अकम्पनी हिम बिकॉज आई वॉज मच टायर्ड, आई वॉज मच टायर्ड। तो मच कंपैरेटिव के सेंस में भी यूज होता है, मच पास्ट पार्टिसिपल्स आई मीन V3 में भी यूज होता है। इसी को याद रखिएगा, दो रूल्स, मच का यूज कंपैरेटिव सेंस में और दूसरा V3 के सेंस में, दिमाग में हमेशा रख लेना। भेरी वाला हालांकि आगे क्वेश्चंस का ही होगा, वहां पे मच टायर्ड हो जाएगा। बताओ इसका। राजा राम ट्राई टू इरेडिकेट सोशल एविल्स विथ टूथ एंड नेल्स। अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो भाई कई बार पूछ चुका है, महात्मा गांधी को लेकर के दिया हुआ था क्वेश्चन। चलो तो ये क्वेश्चन आ गया है। देखो यहाँ पर एक फ्रेज होता है टूथ एंड नेल, मतलब पूरा जोर लगा देना। हालांकि ये क्वेश्चन एडवर्ब में थोड़ा थोड़ा रिलेटेड होता है कि एक तरह का क्वालिटी वर्ड होता है टूथ एंड नेल, बट होता ये इडियम से। काम क्वालिटी का करता है, होता है इडियम से, लेकिन कई बार इसको बता दिया गया है कि ये एडवर्ब्स का हिस्सा भी हो सकता है, तो मैंने सोचा भाई दे देता हूँ, समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, राजा राम ट्राई टू एडिकेट सोशल एविल्स टूथ एंड नेल, विथ नहीं लगेगा, इस चीज को सिर्फ याद कर लेना, विथ यहाँ पे नहीं लगेगा। सही आंसर जो इडियम बेस्ड एरर्स मानो इसको, कि राजा राम ट्राई टू एडिकेट सोशल एविल्स टूथ एंड नेल्स, विथ टूथ एंड नेल्स नहीं होगा। बस ये इसका आंसर है। ये इडियम फ्रेजेस में आंसर आता है बेसिकली, लेकिन अगर आ गया है तो सीख लो इस चीज को, ठीक है। विथ यहाँ पे यूज नहीं होगा। क्यों यूज नहीं होगा? तो ये एविल्स जो यहाँ पे सोशल एविल जो है, इरेडिकेट के साथ आप विथ का यूज नहीं कर सकते। राजा राम ट्राई टू इरेडिकेट सोशल एविल्स टूथ एंड नेल्स। हाँ बाय हो सकता था, बाय टूथ एंड नेल्स, लेकिन प्रेपो जनरली इनके साथ अवॉइड ही करते हैं हम लोग। इस ईडियम के साथ, इस ईडियम के साथ जनरली प्रेपो अवॉइड ही होता है। ये रहा 44, इसका आंसर बताओ। चलो तो आई होप समझ में आ गया होगा। ये तो देखने से गड़बड़ लग रहा है भाई कि हार्डली के साथ नॉट कैसे लगेगा। हार्डली के साथ नॉट कैसे लगेगा? हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, सेल्डम के साथ नॉट नहीं लगाते, ठीक है। ये हटा दो यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे चले। ये रहा क्वेश्चन नंबर 45, बताओ। अभी इसी तरीके के क्वेश्चन ऊपर देखे थे हम लोग। पॉज करो देखो। चलो आई होप देख लिया होगा आप लोगों ने, बता देता हूं। देखो वहां पे था द रिसेंटली हाइक्ड ऑफ द प्राइस या इन द प्राइस, ऐसे करके क्वेश्चन था, लेकिन वहां पे प्राइस नाउन था। यहाँ पे रिसेंटली क्रिएटेड है। क्रिएटेड क्या होता है बच्चे? वर्ब होता है। तो वर्ब की विशेषता कौन बतलाता है? एडवर्ब बतलाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? द रिसेंटली क्रिएटेड, द रिसेंटली क्रिएटेड। अब इन दोनों क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मारना और दोनों को ना क्रॉस चेक करके देखना कि आखिर दोनों में क्या फर्क मैंने बताया। यहाँ पे क्रिएटेड को बोल रहा है और आगे जो है कमीशन हैज डन, मतलब वर्ब है।
द रिसेंटली क्रिएटेड कमीशन हैज डन। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होता है, रिसेंटली क्रिएटेड कमीशन। क्रिएटेड एक वर्ब था, इसी वास्ते यहाँ पे एडवर्ब लग गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 46। बताइए इसका आंसर। सोचो क्या सही आंसर हो सकता है इसका। हो गया, चलो देखो बताता हूँ क्या। तो क्वेश्चन है, सम साइकोलॉजिस्ट मेंटेन दैट अ चाइल्ड हु हैज सीन वायलेंस ऑन टेलीविजन इज मोर लाइकली टू रिएक्ट वायलेंट ना रिएक्ट व्हाट मीन्स रिएक्ट वायलेंटली। टू रिएक्ट यहाँ पे वर्ब 1 है और इसके लिए मुझे क्या चाहिए, वायलेंटली। वायलेंटली ये सही आंसर हो जाएगा। देखो, सो सम साइकोलॉजिस्ट मेंटेन दैट अ चाइल्ड हु सीन वायलेंस, वायलेंस देख करके वो रिएक्ट करेगा, ऐसा वायलेंटली रिएक्ट करेगा। एक्शन को डिनोट कर रहा है। मींस रिएक्ट मींस व्हाट, यू हैव टू शो योर एक्शंस, और एक्शंस एक वर्ब होता है और वर्ब की विशेषता एडवर्ब बतलाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, वायलेंटली हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, वायलेंटली। सम साइकोलॉजिस्ट मेंटेन दैट अ चाइल्ड हु हैज सीन वायलेंस ऑन टेलीविजन इज मोर लाइकली टू रिएक्ट वायलेंटली इन सिचुएशन ऑफ स्ट्रेस। सही बात है भाई, इसे टीवी पे ज्यादा वायलेंस नहीं दिखाना बच्चे को, कार्टून देख के ही बड़ा कर दो। मोटू पतलू, सियानचैन आप लोग देखते हो आजकल, भाई हम लोग तो छोटा भीम देख के बड़े हो गए, यही देखो, ठीक है, और कुछ नहीं। 47 बताओ। बताओ क्या सही आंसर होगा इसका। अगेन अमेजिंग क्वेश्चन गाइस टू सॉल्व। चलो आई गेस समझ गया आप लोग क्या सही आंसर हो सकता है बाबू। चलो बताए। तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था एडवर्ब ऑफ मैनर को लेकर के, क्लास जाके देखना। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर का मतलब होता है तरीका, सलीका, किस तरीके से आप काम करते हो। जैसे मैंने बोला सी वॉक्स, सी स्लोली वॉक्स, सी स्लोली वॉक्स, या सी वॉक्स स्लोली, सी वॉक्स स्लोली, क्या सही होगा। तो आप सभी को पता है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू वो सेकंड वाला हो जाएगा, ऊपर वाला गलत हो जाएगा। याद रखिएगा एडवर्ब ऑफ मैनर शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड आफ्टर द मेन वर्ब। इस रूल को याद रखिएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड आफ्टर द मेन वर्ब। तो ये जो आंसर है ये हमेशा गलत हो जाएगा अगर आपने एडवर्ब ऑफ मैनर को वर्ब से पहले लगा दिया। तो वही रूल यहां पर है बच्चे, देखो क्या, स्लेप्ट एक वर्ब है, वर्ब के पहले मैनर लगा हुआ है। नहीं बाबू, स्लेप्ट साउंडली, स्लेप्ट साउंडली मतलब अच्छे तरीके से, साउंडली मतलब नहीं कि गाना लगा करके सो गया, नहीं, अच्छे नींद आए वो बोल रहा है। नमिता लुक्स एक्टिव टुडे बिकॉज सी स्लेप्ट साउंडली लास्ट नाइट, ये सही आंसर है। ठीक है, यहां पे दिमाग लगाना कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो हमेशा मेन वर्ब के बाद ही लगेगा। चलिए 48 बताइए, आसान क्वेश्चन है। चलो बताओ, देखो क्या। तो क्वेश्चन है, आई रेयरली फाइंड समथिंग। तो मैंने कितनी बार बोला है कि पांचों भाइयों के साथ, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कारली, सेल्डम,
इन सारे शब्दों के साथ आपको एनी का यूज करना है। आज भी तो एक क्वेश्चन था ना एनी को लेकर के, आई रेयरली फाइंड एनीथिंग इन द मूवीज दैट इज वर्थ रिमेम्बरिंग। कुछ मूवीज ऐसे होते इतना बोरिंग है, कुछ याद ही नहीं रहता क्या देखा था, है कि नहीं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। My dog has a habit of barking at strangers, but it seldom or ever bites them. अच्छा ये तो मैंने बताया था ना अभी तो कुछ देर पहले बताया था कि seldom, और वही रूल फिर से यहाँ लिख देता हूँ कि अगर seldom के साथ if लगाओगे बाबू तो ever होना चाहिए आगे, और अगर seldom के साथ आपने और लगाया तो नेवर होना चाहिए। अब डिपेंड करता है आपका मन क्या है लगाने का। सर यहाँ पे क्या ना एवर लगा हुआ था तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इफ लगा दिया, ये भी सही हो सकता है। और मान लो और रहने देना चाहते हो तो यहाँ एवर को काट के नेवर कर देना, जो इच्छा करे वैसे करो, मतलब इसका डी में गड़बड़ है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, 50 क्वेश्चन बता दिया मैंने, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मेक इट फास्ट। चलिए हो गया, आइए आंसर करने की कोशिश करता हूँ। क्या है ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा कि पम्मी वॉज इमेंसली पेड। हाँ चलो पेड यहाँ पे क्या है, वर्ब है, तो इमेंसली तो बिल्कुल सही है। फॉर हाउ स्किलफुल सी हैंडल्ड, हैंडल्ड यहाँ पे एक वर्ब है, और वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब बताता है, तो सही क्या हो जाएगा, स्किलफुली, स्किलफुली सही आंसर हो जाएगा, स्किलफुली। तो सही आंसर जो होगा बच्चे वो हो जाएगा पम्मी वॉज इमेंसली पेड फॉर स्किलफुल, इमेंसली पेड फॉर हाउ स्किलफुली सी हैंडल द क्राउड, कि कितने अच्छे तरीके से उसने मैनेज किया था, इसीलिए क्या किया उसको इमेंसली पेड किया गया। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। एडवर्ब यहाँ पे समाप्त होता है गाइज। अगले जो चैप्टर में है वो मैं सोच रहा हूँ 10 से स्टार्ट करूँ, तो आई गेस कल से 10 शुरू हो जाएगा। आप लोग आइए अच्छे से देखिए, और थोड़ा फ्रैक्शन बढ़ेगा, 10 बहुत लंबा चैप्टर है, छोटे छोटे टुकड़े में तो होंगे नहीं, एक एक सेक्शन करके मैं बताऊंगा, प्रेजेंट टेंस का, पास्ट टेंस का, फ्यूचर टेंस का। फ्यूचर टेंस ऐसे भी छोटा है, उसको तो काउंट भी नहीं करेंगे, इसमें कम से कम 100 क्वेश्चन तो मैं कोशिश करूंगा इसको दे सकूँ। ठीक है चलो, तो आज के लिए इतना ही, मिलते फिर अगले क्लास में, टिल देन प्रैक्टिस करो, जय हिंद।